नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में दांव पर साग, क्योंकि आज देश में 30 अक्टूबर को जो 3 लोकसभा और 29 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसकी काउंटिंग शुरू हो गई है और सभी दिग्गजों के दांव पर आज साख लगी हुई है। काउंटिंग शुरू हो गई है और 3 लोकसभा सीटों में दादर और नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। वहीं विधानसभा की बात करें तो असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर आज नतीजे आने वाले हैं। वहीं इससे पहले आज बिहार उपचुनाव की मतगणना को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम भारी मतों से जीतेंगे। प्रशासन या कुछ लोग अगर गड़बड़ी करेंगे तो हम यहाँ पर हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं। हमारी नजर हर किसी पर है। जनादेश की चोरी हम नहीं होने देंगे। यहाँ कई मंत्री भी डेरा डाल कर बैठे हैं, उन पर भी हमारी नजर है। उधर राजस्थान की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। राज्य के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और बीजेपी ने वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला को उम्मीदवार बनाया था और उनका मुकाबला कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत से है। दरियावत सीट से बीजेपी ने खेत सिंह मीणा को मैदान में उतारा है और वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ पूर्व विधायक नगराज मीणा को उम्मीदवार बनाया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो खंडवा संसदीय क्षेत्र समेत पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। वर्तमान में इन कुल 4 सीटों में 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के पास मौजूद है। इधर पश्चिम बंगाल की भी 4 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आने वाले हैं और ये सीटें दिनहटा, शांतिपुर, खरदा और गोसाबा है। इन सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। और वहीं बिहार की बात करें तो यहाँ 2 सीटें कुशेश्वरा स्थान और तारापुर की किस्मत भी आज तय हो जाएगी। उपचुनाव के प्रचार में लालू प्रसाद यादव की एंट्री के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था। तारापुर में कुल 51.87% और कुशेश्वर स्थान में कुल 49% मतदान हुआ था। गौरतलब हो कि देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसके बाद आज इन तमाम सीटों के परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारता है, क्योंकि इनको आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनका सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता इस बार किन पार्टी पर अपना विश्वास जताती है। क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहां पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। जी जीत होगी आप लोग की दोनों सीट। मतगणना है, परिणाम सामने आ जाएगा। और उससे ज़्यादा अगर सरकार कह रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि सरकार जो हथकंडा अपनाई है, क्योंकि अब तो हमारे सुशासन बाबू वहाँ चौकीदार साहब के शागिर्द हो गए ना। तो जब चौकीदार साहब के शागिर्द हो गए हैं तो ये तो स्लोगन था ना कि देश के हम चौकीदार हैं। तो आप देखे होंगे बहुत लोग कह रहे हैं, विचार शर्मा, रवीश कुमार, विनोद दुआ, सारे लोग कह रहे हैं कि चौकीदार चोर निकल गया। तो उनके ये डबल इंजन का एक इंजन है। अब वोट चुरा करके तो पहले लोग सरकार में बैठ गए थे। तब ये सरकार बचाने के लिए कुछ भी करने का बड़ा मादा हो तो अलग बात है, लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी चुनाव में काम किया है, हमारी पार्टी भी काम किया है, हम सभी साथी ने काम किया है। जो मतदाताओं का रुझान और लोगों की जो अभिव्यक्ति हो रही थी, आप देख लीजिए पूरे बिहार में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, सभी सीटिंग मुखिया हार रहे हैं। तो आज उपचुनावों के नतीजे आने वाले हैं। देखना होगा कि किस पार्टी पर जनता ने अपना विश्वास जताया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, राकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और अंकित अरोड़ा जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं
आप ही के पास आऊंगी अंकित जी, क्योंकि आज चुनाव है और मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके के समीकरण पूरे देश के उपचुनावों में जो आज नतीजे आने वाले हैं उनको लेकर बन रहे हैं। क्या आप आज आंकलन करेंगे कितनी सीट बीजेपी और कितनी सीट कांग्रेस को? ठीक है अंकित जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, तकनीकी कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जरा देखिएगा, मैं उसके बाद आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। मैं आपके पास कैप्टन आई सिंह जानना चाहूंगी, आज उपचुनावों के नतीजे आप क्या आंकलन कर रहे हैं, कितनी सीटों पर दावा करेंगे जीत का? मुस्कान जी, हम दावा अपनी पूरी शक्ति और इच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं जो चुनाव में मैं गया हूँ जनता के बीच में, तो माननीय मोदी जी के काम को लेके गया हूँ। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने देश में काम किए हैं, चाहे वो कोरोना काल में गरीबों को राशन रहा हो, या वैक्सीन का जो है ना एक समय से पहले लेके आना, और जो वैक्सीन का जो लगाने का जो टारगेट बनाया है कि एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर हम निकल गए, तो हम जनता के बीच में काम लेके गए हैं, और वो हम काम कर रहे हैं और काम करके दिखा रहे हैं। तो इस बात को जनता भी अच्छी तरह समझ रही है कि बीजेपी जो काम कर रही है, शायद ये पहले सरकारें रही है इन्होंने नहीं कर पाए। तो मैं इसीलिए जो है ना जनता से अनुरोध किया है कि आप हमें नहीं, हमारे काम को देखिए और काम पे वोट करिए। अगर हमने आपके बीच में काम अच्छे किए हैं तो जनता बिल्कुल हमें चुनेगी, और जनता का जो भी आशीर्वाद होगा वो हमारे सर माथे होगा। वैसे मुस्कान जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, लोकसभा सीटें 3 हैं, ये तीनों हमारी लोकसभा सीटें आ रही हैं, इसमें कोई हमें दो राय नहीं है। जैसे खंडवा की सीट है जिसपे हमारे नंद कुमार चौहान शुरू से उस पर जो है ना सांसद रहे, और वो कभी वहां चुनाव हारे नहीं है, और उनकी छवि वहां पर ऐसी थी कि उनके नाम से ही लोग जो है ना एक सरल स्वभाव नेता थे, जनता के बीच में रहने वाले। तो वो उनके गुजरना जाने के बाद वो सीट खाली हुई है। बहुत अच्छे नेता थे हमारे बीजेपी के, उनकी जगह भरना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, वहाँ की जनता समझ रही है। कैप्टन जी, आपके साथ मैं एक बार फिर से आप ही के साथ शुरुआत करूंगी डिबेट की, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो डिबेट की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। कैप्टन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, एक बार फिर से आप अपनी बात पूरी करें। वही मुस्कान मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जनता के बीच में अपने काम को लेके गए, जो हमारी पार्टी कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से जनता के एक कदम कदम पे खड़े हैं, रातों दिन जनता के प्रति सोचते रहते हैं। कोरोना काल इतनी बड़ी आफत, आज विदेशों में आप देखिए कि वहां अभी भी त्रस्त है लोग, मगर हमने इतना बड़ा देश होते हुए, जो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का देश है जनसंख्या के हिसाब से, तो हमने वैक्सीन भी समय से पहले लेके आए, और वैक्सीन लगाने का टारगेट भी हमने जो है ना जो एक बनाया है, शायद वर्ल्ड में हमारा नंबर 1 पे रहेगा। एक दिन में 1 करोड़ को क्रॉस करना, तो ये हमारी एक इच्छा शक्ति दर्शाती है, हमारा शासन प्रशासन का काम करने का तरीका दर्शाता है, हमारी सरकार का काम करने का तरीका दर्शाता है। तो हम जनता के साथ हैं, जनता के शुभचिंतक हैं। इसी मुद्दे को लेके हम जनता के बीच में गए, और मैं मुस्कान जी आपको कहना चाहूंगा कि 29 की 29 सीटें हम जीतने की उम्मीद रख रहे हैं विधानसभा की, और लोकसभा की 3 सीटें तो ये तो 100% मैं दावा करता हूं कि इनको हम जीतेंगे ही, क्योंकि जनता ने हमारा काम देखा है और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम काम के ऊपर बात करते हैं, हम समय के हिसाब से बात नहीं करते कि चुनाव आ गया तो हम मंदिर मंदिर घूमने लग जाएं, चुनाव खत्म हो गया तो हम फिर जाके कहीं दूसरी जगह बैठ जाएं जाके, और चुनाव के टाइम हवन भी कर लें, गंगा भी नहा लें,
कीर्तन भी कर ले। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता के हित देखना, जनता के सुख दुख में रहना, जनता की समस्या क्या है उनको करना। ठीक है मुस्कान कैप्टन जी, साहब। यही हमारी एक सोच है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की जनता ने पहले कांग्रेस पर विश्वास जताया, उसके बाद आप ही की पार्टी की अंतर्कलह ने यहाँ पर पूरे तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराया, और आज जब उपचुनाव हो रहे हैं तो 3 जो विधानसभा सीटें हैं और 1 जो लोकसभा सीट है, सभी में बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस का क्या वर्चस्व अभी मध्य प्रदेश में आप देखते हैं? देखिए, उपचुनाव जो होते हैं वो किसी भी सरकार का या विपक्ष का, उनके काम का या काम नहीं करने के तरीके का कोई, आप ये मानिए कि उसका रिजल्ट नहीं है कि उससे ये तय हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अगर कांग्रेस नहीं जीत पाती है, जबकि अभी बहुत शुरुआती दौर है और कुछ मतों से सभी उम्मीदवार आगे हैं। लेकिन अगर इसको ये मान भी लेते हैं कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो सिर्फ ये 4 उपचुनाव अगर ये तय नहीं करेंगे कि मध्य प्रदेश में रामराज है, या देश में जो अन्य उपचुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के 3 लोकसभा के उपचुनाव है, अन्य विधानसभा के बहुत सारे चुनाव हैं, तो वहां पूरा शासन प्रशासन और उसका मुकाबला होता है विपक्ष से। और अगर जनता का विरोध नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को तो 2/3 बहुमत हर सीट पे मिलना चाहिए, विपक्ष की तो जमानत जब्त हो जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, अमूमन आप भी देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने बातों का बखान कर रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव समाप्त हो गए, हम असलियत पे बात कर रहे हैं। आज अगर देश में रामराज है और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई विरोधी नहीं है, तो कांग्रेस को तो वोट ही नहीं मिलना चाहिए, 0 वोट मिलना चाहिए, सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को घमंड नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपको कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं। जीत हार तो अपनी जगह हो सकता है, कहीं कुछ वोटों से हो, कहीं कुछ ज्यादा वोटों से हो, लेकिन वो ये पैमाना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने रामराज स्थापित कर दिया है। विरोध है, कार्य नहीं हुए हैं। कोरोना में जो स्थिति बनी देश ने देखा है, मैं उन बातों पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि रिजल्ट का दिन है। अब अगर कोई चुनाव पार्टी हारती है, कांग्रेस अगर चुनाव हारती है, अन्य राज्यों में अन्य दल हारते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मैनेजमेंट में कमी है, कहीं ना कहीं संगठन में कमी है, कहीं ना कहीं उम्मीदवार में कमी है। हर चीज देखी जाती है, हर चीज काउंटिंग होती है। तो अब जो भी प्रभारी रहे हैं वहां के, जिस भी पार्टी के रहे हैं, तो वहां उनसे उसमें विश्लेषण होगा, उसमें देखा जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि मोदी जी का काम हमें पसंद है, पेट्रोल 120 रुपए पसंद है, कोरोना में इतनी मौतें पसंद है, इतनी महंगाई पसंद है। ठीक है राकेश जी, आपकी बातों का जवाब मैं आपको दूंगी, आपकी बातों का जवाब मैं आपको दूंगी। मैं माफी के साथ अंकित जी आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और तमाम जो दिग्गज हैं उनकी साख आज दाव पर लगी है। तो इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं, तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। अंकित जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, तमाम जो 29 विधानसभा सीटें हैं और 3 लोकसभा सीटें हैं, किन सीटों पर आप बीजेपी का दबदबा मानते हैं और किन सीटों पर आप कांग्रेस का दबदबा फिलहाल मान रहे हैं? लेकिन हालांकि दूसरे रुझान मैं बता दूं आपको, जिसमें कांग्रेस अभी भी कहीं भी स्टैंड करती नजर नहीं आ रही है। मुस्कान जी, आप सुन पा रहे हो? मैं जी बिल्कुल। पहले तो मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। अब असली मुद्दे पे आता हूं कि उपचुनाव जो है बेसिकली एक व्यक्ति विशेष पे लड़ा जाएगा और लड़ा जाता है। बेसिकली बात रही लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कोई दो राह नहीं। और कांग्रेस ने एज यूजुअल कोई भी खाता नहीं खोला है, बिकॉज अभी भी मैं इस बात को मानता हूं, मैंने पिछली भी कई डिबेटों में बात रखी है कि अभी भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोले जाते हैं, पॉलिटिकल पंडित बोले जाते हैं, प्रशांत भूषण जी, रिसेंटली उनका भी आपने एक वर्डिक्ट अभी आया था, स्टेटमेंट आया था, आपने सुना होगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेक्स्ट 10 to 20 years, फॉर अ डेकेड बेसिकली, कि कोई बीजेपी का रिप्लेसमेंट हो पाए।
कि वो नींव, वो आखिरी इंसान तक बीजेपी ने अपनी बात पहुंचा दी है। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि महंगाई का दर, अगर मैं सिर्फ पेट्रोल की कीमतों की बात करूं, तेल की कीमतों की बात करूं, वो अपने एक चरम सीमा पे है। और मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि इस पे मंथन करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको किसी भी अच्छे कारणों से जीएसटी के अंडर ले आते हैं तो एक आम आदमी की जेब पे जो बोझ पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। और ये मेरा समझना भी और मानना भी है कि भारत सरकार वो हर मुमकिन प्रयास कर रही है कि कैसे इस तेल के दामों को, इस पेट्रोल के दामों को जो है कंट्रोल्ड किया जाए। बट जो टेक्निकल रीजंस है, जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जो इंटरेस्ट है, तो उसका जो कैलकुलेशन है, उसकी जो इक्वेशंस हैं, उस इक्वेशंस पे जो सेटअप है वो बैठ नहीं पा रहा। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारत सरकार उस पर काम कर रही है, बट जितनी जल्द से जल्द इस पे काम किया जा सकता है वो उतना राहत देगा एक आम आदमी को, और वो अल्टीमेटली आने वाले चुनाव के लिए भी बीजेपी सरकार के लिए एक प्रॉफिटेबल चीज साबित होगी और एक मैच्योर वोट में कन्वर्ट होगा। तो उपचुनाव एक पार्टी के विशेष पे नहीं, एक व्यक्ति के विशेष पे लड़ा जाएगा। तो जिस कैंडिडेट ने जितना अच्छा काम वहां पे किया होगा और जनता इतनी समझदार है, उसको उसकी उस तरीके से ताजपोशी की जाएगी। बट अभी भी कांग्रेस को आत्म मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि मतभेद ही नहीं, मनभेद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी अंकित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मतभेद भी नहीं, मनभेद भी है कांग्रेस के अंदर, जिसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल चिंतन की आवश्यकता है। और मैं राकेश जी आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि तमाम बार जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट यहाँ पर बैठते हैं वो हमेशा कांग्रेस को मंथन की कहते हैं कि आपको मंथन की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस जो है वो इसको कहीं ना कहीं तंज के रूप में लेती है और मंथन की बात नहीं करती है। मैं चाहूंगी आपसे कि अभी कांग्रेस को मंथन की जरूरत है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा नजदीक है और लोकसभा चुनाव भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। कैप्टन साहब आपके पास आना चाहूंगी। सभी सीटों पर आपने जीत का दावा किया है। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों में कांग्रेस आगे चल रही है। सिरसा के अलनाबाद सीट की बात करें, हरियाणा की अलनाबाद सीट की, तो वहां पर भी इनेलो पार्टी आगे चल रही है। अभय चौटाला अभी भी आगे चल रहे हैं। आप तमाम सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। सिरसा में जिस तरीके से हरियाणा है वहां पर तो चलिए आपकी सरकार है, वहां पर तो फिर आपको अपना वर्चस्व बनाना चाहिए था। नहीं, मुस्कान क्या है, वोटिंग अभी काउंटिंग में चल रही है, तो अभी रुझानों में ये नहीं कह सकते हैं। हम लास्ट तक देखेंगे। बाकी हम अपना जो दावा कर रहे हैं कि 29 सीटों पे, तो हम बड़े मजबूती से कर रहे हैं, इसके हल्के में नहीं ले रहे कि हमने जनता के बीच में काम किए हैं। तो जनता काम देखेगी। आज जिस तरह से आज हमने देश को एक नेता दिया है कि जिसका भारत में ही नहीं विदेश में भी डंका बज रहा है। जैसे आपने कल जो एक सम्मेलन की आपने तस्वीरें देखी होंगी, बड़ी उन तस्वीरों को दुर्लभ मान के चले, क्योंकि भारत के इतिहास में ये तस्वीरें पहली आई थी कि बड़े बड़े देश के जो है ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके कंधे पे हाथ रख के हमारा प्रधानमंत्री अगर बात करता है तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ऐसी तस्वीरें हमें आजाद भारत हुआ है तब से लेके आज दिन तक देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे नेता पे हमें गर्व होता है कि आज हम ऐसे नेता के संरक्षण में हमारा भारत है। तो हमें इसलिए हम ये चीजें लेके गए हैं जनता के बीच में कि हमारे नेता की सोच देखिए, हमारे नेता की ख्याति देखिए कि आज भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड उनका लोहा मान रही है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए मैं मुस्कान कह रहा हूँ कि हम 29 सीटें पे दावा कर रहे हैं और जीत के आएंगे और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन कृषि कानूनों का तो कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है ना, खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। अगर इलाहाबाद सीट की बात करें तो वहां पर अभय चौटाला ने इस्तीफा क्यों दिया था? किसानों के समर्थन में, और अब वही आगे चल रहे हैं। नहीं, क्या होता है मुस्कान, ये सब अपनी अपनी सोच होती है। अभय चौटाला ने अपना कहीं ना कहीं फायदा देखा होगा और राजनीति में आप जानती हो कि बहुत से लोग इधर से उधर अपने फायदे के लिए चले जाते हैं। जैसे अकाली दल पंजाब में हमारे साथ बरसों से रह रहा था, 20 साल से भी ज्यादा हो गए हमारे साथ में था, मगर उन्हें लगा कि वहाँ कांग्रेस हमें डाउन करने की फिराक में है,
तो वो किसान का बहाना लेके और हमारा साथ छोड़ के चले गए, जबकि हमने उनका साथ नहीं छोड़ा था। ठीक है। उन जब हम किसान बिल लेके आए तो उन्होंने हमारा समर्थन किया, उनके ठीक है, जो मैं सांसद लौटूंगी थे। कैप्टन साहब आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने एक बात कही थी कि उपचुनावों में बीजेपी को बहुमत मिलना चाहिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है और विपक्ष को तो यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर जमानत जब्त हो जानी चाहिए, इस तरीके की बातें आप कर रहे थे। लेकिन कई सीटें हैं जिसमें विपक्ष आगे है, तो क्या कांग्रेस को अब खुद पर ही विश्वास नहीं रहा? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। मंथन की जरूरत बार बार कही जा रही है, उस बीच भी आप मंथन नहीं कर रहे हैं और इस तरीके के बयान आपके सामने आते हैं। देखिए, कांग्रेस का मंथन हमेशा चलता है, किसी की सलाह से मंथन नहीं होता। हार और जीत एक प्रक्रिया है। जब आप जीतते हैं तो सारे मंथन दरकिनार हो जाते हैं। अगर आप कोई सीट हारते हैं तो फिर सारे मंथन की राय पूरा देश के राजनीतिक सलाहकार या नेता एक दूसरे को देते हैं। आप बहुत अच्छे से ये समझें कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जहां उपचुनाव है वह सरकार का असर रहता है। इसको मैं स्वीकार करूंगा खुले रूप से। जैसे राजस्थान में कांग्रेस आगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे, ये तो स्वीकार करना होगा। लेकिन मूलतः जो बीजेपी का शासन है देश में, लेकिन हरियाणा में तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। वहां तो अलग से इनेलो पार्टी आगे चल रही है। मेरा वही कहना है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अगर शासन है और वहाँ कोई तीसरी पार्टी आगे चल रही है, विपक्षी कोई भी पार्टी आगे चल रही है, तो वोट विरोध में तो जा रहा है। महंगाई के विरोध में जा रहा है, या पेट्रोल के विरोध में जा रहा है, या कोरोना के विरोध में जा रहा है। अगर पूरा देश एक साथ समर्थन देता, जैसा प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं, देश बहुत आगे हो गया है, विदेशों में बहुत साख बन गई है, तो देश में भी बहुत साख बनी हुई है, तो ये जो 29 सीट है, बीजेपी को 29 में से 25 सीट तो क्लीन स्वीप करना चाहिए और भारी अंतर से करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो दूसरी विपक्षी पार्टी के मैनेजमेंट में कमी हो सकती है, कांग्रेस में कमी हो सकती है, अन्य दलों में कमी हो सकती है। बीजेपी का मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट या वोट मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री की जीत या नीतियों की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि देश में जो हालात है वो सबके सामने है, वो छुपे हुए नहीं है, वो बातें सबके सामने है। लेकिन राकेश जी, लेकिन आपने मध्य प्रदेश में आपने खुद ने देखा किस तरीके से प्रचंड बहुमत का यहाँ पर जिक्र किया गया था। खुद कमलनाथ यहाँ पर मैदान में थे और बहुत जोर शोर से यहाँ पर प्रदर्शन, रैलियां की गई थी, पूरे तरीके से चुनावी प्रचार किया गया था। उसके बावजूद भी पूरी की पूरी सीटों पर बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। आपका वर्चस्व मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं? आप खुद को भी स्टैंड नहीं कर देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर युद्ध लड़ने जाते हैं, पश्चिम बंगाल में मोदी जी, अमित शाह जी गए थे, 300 पार 250 पार के नारे थे, 200 पार थे, आपको भी याद है। हार गए तो क्या हो गया? देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या मोदी जी? गृह मंत्री जी नहीं है अमित शाह जी? ये सवाल नहीं उठते। चुनाव के पहले क्या ये बोले जाएगा कि हम कमजोरी से लड़ेंगे? हर पार्टी अपनी ताकत से लड़ती है, अपने मैनेजमेंट से लड़ती है। एक समय था भारतीय जनता पार्टी 2 पे पहुंच गई थी, तो उनको तो पार्टी बंद कर देना थी। क्या अब तो कुछ हो नहीं सकता? कांग्रेस उस स्थिति में तो नहीं पहुंची है। आज भी कांग्रेस पूरे देश में कायम है। कई मैनेजमेंट हमारे गलत हो सकते हैं, कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, उनको सुधारा जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन ये कोई हताशा का विषय नहीं है कि हम 3 सीट हार गए या 4 सीट वो जीत गए तो देश की में कांग्रेस समाप्त हो गई या भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। नीतियों पर लड़ते रहेंगे और जो देश में कमियां हैं उसको सुधारने के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। हार जीत तो एक दिन की है, मुद्दे तो कल भी कायम रहेंगे। पेट्रोल 120 से कल 125 होगा, विरोध होगा। गैस की टंकी 1000 रुपए कल 1500 रुपए होगी, विरोध होगा। तो वो बातें तो रखी जाएंगी। ठीक है। और अब वो फिर देश आम चुनाव में निर्णय करेगा। जब पूरे चुनाव एक साथ होते हैं, जब इसका निर्णय होता है कि सरकार के कामकाज की समीक्षा होती है कि देश के लोग सरकार से खुश है या नहीं। उपचुनाव इसका निर्णय नहीं होता। ठीक है, उपचुनाव इसका निर्णय नहीं होता। अंकित जी, ये राकेश जी कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन उपचुनावों को कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और ये देखिए, अभी दूसरे रुझानों की बात करें
तो अभी कुछ देर पहले एनडीए जो है वो 14 पर थी और कांग्रेस जो है वो 5 पर थी, अदर 7 पर थे। लेकिन अभी जो है उसमें एनडीए 16 पर आ गई है और कांग्रेस एक बार फिर से 1 सीट कम होकर 4 पर आ गई है। रुझानों की बात कर रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस लगातार पीछे खिसकती जा रही है। अंकित जी। मुस्कान जी, मैंने आपको बताया ये बात कि उपचुनाव एक व्यक्ति विशेष का है। हो सकता है इस उपचुनाव में विपक्ष की तरफ से भी अच्छे नाम की ताजपोशी हो सकता है कि जो सत्ताधार पार्टी है उसकी तरफ से भी ताजपोशी, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष पे है, एक उनके कार्यों पे है जो उन्होंने अपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में किया है। पर ये उपचुनाव से एक आकलन लगाया जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में उस जाति का, उस वर्ग का क्या इंक्लिनेशन होगा उस पार्टी के लिए या उस कैंडिडेट के लिए। पर बात रही कांग्रेस पार्टी की, मैं इस बात को समझता हूं, अभी रिसेंटली कन्हैया कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एक मजबूत चेहरे हैं, एक अच्छे वक्ता है। मैं मानता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से उन्हें बहुत पसंद भी करता हूं। पर बात रही विचारधाराओं की, अब उनकी विचारधारा क्या है, उनके फैक्ट्स क्या है, फिगर्स के। कुछ समय पहले वो कांग्रेस के खिलाफ थे, सत्ताधार पार्टी के खिलाफ वो बोलते ही थे, क्रिटिसाइज करना उनका वन ऑफ द डोमेन था, तो कांग्रेस के खिलाफ भी अच्छा क्रिटिसिज्म करते थे। बट ये राजनीति है, आज कोई इस पाले में, कल कोई किसी और पाले में, ये चलता रहता है। बट इस समय कांग्रेस को एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी जो एटलीस्ट ब्रेक इवन कर पाए, जो बहुत दूर तक मुमकिन होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लेकिन अंकित जी देखिए, अगर समीकरणों को समझे ना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हालांकि इस बात की उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी अगर जो सबसे हॉट सीट इस समय मानी जा रही है इलाहाबाद सीट, वहां पर कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर चल रही है, कहीं ना कहीं गोविंद कांडा के आसपास ही है, ज्यादा उन दोनों के बीच में गैप नहीं है वोटों का। अगर देखें, कांग्रेस को यहाँ पर पूरी उम्मीद नहीं थी और वहां पर समीकरण भी यही बन रहे थे कि कांग्रेस का वर्चस्व नहीं है, उसके बावजूद भी पवन बेनीवाल जो है वो 4174 वोटों से फिलहाल चल रहे हैं तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर गोविंद कांडा है और पहले नंबर पर अभी भी अजय चौटाला अभय चौटाला बरकरार है इलाहाबाद सीट पर। यही तो बात मैं बोल रहा हूं कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो मनोबल है वो सूक्ष्म हो चुका है, क्योंकि जो राजा है, जो मंत्री है, वो अपने संतरियों के लिए, अपनी प्रजा के लिए उस तरीके से सोच नहीं पा रहा, उस तरीके से उस मनोबल नहीं दे पा रहा है, तो लोग अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। और जब कार्यकर्ता अपना आत्मविश्वास खो देंगे तो पार्टी का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये प्रवक्ताओं के अंदर, जब तक प्रवक्ता ही मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो एड्रेस कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो जब वो अच्छा एड्रेस नहीं करेंगे तो वो बात पब्लिक तक पहुंचेगी कैसे? तो प्रवक्ता जो है, एक स्पोक्स पर्सन जो है, एक फ्रंट गेट है किसी भी पार्टी का। अगर वो ही मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो वो आगे आने वाले समय पे आखिरी जनता तक वो बात कैसे पहुंचाएंगे, वो काम कैसे पहुंचाएंगे? तो इसके लिए वही तो मैंने कहा कि इस समय कैसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है जो रिवाइव करने के लिए, रेवोल्यूशनाइज करने के लिए कांग्रेस को बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि और मुझे नहीं पता जो ऊपर राजा बैठे हुए हैं, जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, क्या वो अपने प्रवक्ता से उस लेवल तक कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में मैं जानता हूं कि एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसा सिस्टम है कि जहां इन अ फ्रीक्वेंट मैनर जो है प्रवक्ताओं के साथ डिस्कशन होता है, हर तरह की उपलब्धि, हर तरह के प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस किया जाता है। बट ये गैप कांग्रेस में बहुत है। बिल्कुल, कांग्रेस में गैप भी है। और अभी कुछ और है। अंकित जी, अभी आप स्क्रीन देख रहे होंगे, कैप्टन आई सिंह जी और राकेश सिंह जी दोनों ही अपने तीखे तेवरों की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं तो दोनों ही कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहे हैं। कैप्टन साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आज बहुत शांत आप नजर आ रहे हैं, चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, क्या कुछ बोलना नहीं चाहेंगे आज आप? नहीं मुस्कान जी, मैं बड़े प्रेम से आंकड़े देख रहा हूँ और हमारे जो विश्लेषक हैं उनको भी बड़े मैं तरीके से सुन रहा हूँ, उनके शब्द बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो मुस्कान जी, आप देख रही हो कि जो काउंटिंग के दौरान ही हमारे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और गोविंद कांडा हमारे बहुत अच्छे क्षेत्रीय नेता है
क्षेत्र में बहुत लोगों में पॉपुलर है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अभी ये काउंटिंग चल रही है, रुझान है और लास्ट तक आप देखते जाइए कि गोविंद कांडा बहुत अच्छे मतों से जो है ना विजयी हासिल करेंगे, क्योंकि गोविंद कांडा जमीन से जुड़े हुए नेता है। बीजेपी ने उनको अगर वहां का प्रत्याशी बनाया है तो बड़े सोच विचार के बनाया है। उनकी जो कार्यशैली है जनता के बीच में बहुत अच्छी है, लोगों के साथ बहुत जुड़ाव है उनका क्षेत्र में। तो गोविंद कांडा पूर्ण उम्मीद है कि हमें जो है ना वो जीत के आएंगे। और मैं कांग्रेस के बारे में मुस्कान जी आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने बहुत वादे किए थे, किसानों से कहा कि हम किसानों का कर्जा सरकार हमारी जैसे ही बनेगी पूर्ण रूप से किसानों को कर्जा माफ। और 16 महीने सरकार मध्य प्रदेश में रही कांग्रेस की, कोई कर्जा माफ नहीं, कोई कुछ नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके ऊपर सवाल उठाए कि हम जो वादा करके आए थे हमें वो निभाना चाहिए, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ना कोई सुनी गई। और जब उन्होंने ज्यादा कहा तो उनसे ये कह दिया कि आप रोड पे आइए। आप बताइए, कद्दावर नेता मध्य प्रदेश का जिसके नाम पे चुनाव लड़ा गया, जिसके नाम पे वहां सरकार बनी और उसको नेगलेक्ट करके कहा गया कि आप रोड पे आ जाइए। तो लास्ट में हुआ कि जनता ने कैसे फेंका कि अब वहां कहीं के नहीं बचे। यही स्थिति इनकी राजस्थान में है। मैं आपके अगर लैब में ना हो तो मैं भेज दूंगा। जब चुनाव राजस्थान में हुए थे, राहुल गांधी ने मंच से कहा था कि किसानों का कर्जा कांग्रेस सरकार बनते ही किसान गिनती करे 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 तक गिनती करे और जिस दिन 10 दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। आज जो है ना 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, राजस्थान में किसान का कोई पैसा माफ नहीं हुआ है। किसान परेशान है। किसानों ने ये सोच के जो है ना बिल जमा नहीं कराए कि सरकार ने कहा है कि माफ होगा तो नहीं कराए, अपने बीज खाद में लग गई किसान। आज किसानों की वहां जमीनें नीलाम हो रही हैं। दौसा में किसने किसानों के घर पे नोटिस पहुंच चुके हैं जमीनें नीलाम होने के। तो कांग्रेस का चेहरा ये है, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं। जिस तरह से आपने देखा। लेकिन कैप्टन साहब देखिए, आत्ममंथन की तो आपको भी जरूरत है या नहीं? विपक्ष के रूप में आपको भी तो जरूरत है ना वहां पर। अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने मंच के माध्यम से ये बात कही किसानों के समर्थन में, लेकिन किसान तो वहां भी आगे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस तो वहां भी आगे चल रही है राजस्थान सीट पर। और किसानों के मुद्दे को लेकर तो बीजेपी ने भी बहुत सी बातें कही थी, उसके बावजूद भी किसान आज सड़कों पर है। दोनों ही पार्टियों को मंथन की कहीं ना कहीं जरूरत है कि नहीं? नहीं मुस्कान जी, किसान सड़कों पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप मंथन करें, जनता तो बहुत जानती है कि हम जो कुछ लेके आए, ये 3 जो बिल भी है जिनको लेके आज लोग सड़कों पे हैं, वो बिल में कभी तो बताएं। हमने किसान नेताओं से बार-बार डिबेट में कहा है कि आप हमसे बहस करिए। हमारे मंत्रियों ने कहा है, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने कहा है कि आप हमें बताइए कि इनके अंदर कमी क्या है, एक कमी आप बताइए, हम मानेंगे। तो वो कमी बताने को तैयार नहीं है, कि उन्हें मालूम है कि ये जो किसान बिल है ये सिवाय किसान हितैषी बिल है, इसमें किसान का कहीं से कहीं दूर तक कहीं नुकसान है ही नहीं। ठीक है कैप्टन साहब, किसानों के मुद्दे पर तो देखिए अब क्या ही कहें, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। और हठधर्मिता तो देखो, ना तो किसान छोड़ रहे हैं ना बीजेपी छोड़ रही है। हठधर्मिता के अगर शब्द की अगर जिक्र करें तो दोनों में ही है। पहल कौन करे, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। मुस्कान जी 1 सेकंड मेरे को चाहिए जी। मुस्कान जी, सरकार ने कभी मना नहीं किया कि हम चर्चा नहीं करेंगे। हमने 11 बार की चर्चा करी और हम आज भी कह रहे हैं कि चर्चा करेंगे, मगर आप अपना जो मूड तो बनाइए चर्चा करने का। मगर ये तो सिर्फ जो है ना किसी का एजेंडा लेके चल रहे, तो एजेंडा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस जो है ना अपना एजेंडा चलवा रही है, वहां जो लोग बैठे उनके माध्यम। आप बताइए, 11 महीने से दिल्ली को बंधक बना रखा है, क्या ये ठीक है? आम जनता के हित में है? ये जनता परेशान हो रही है। तो ये वहां जो बैठे हैं, मैं फिर कहूंगा कि वहां बैठे हैं कोई किसान नहीं है। किसान को फुर्सत ही नहीं है। किसान के पास इतना अपनी जमीन के लिए काम होता है
तो उसे 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता। ये तो किसान नेता बन के बैठे हैं, उनका एजेंडा है और उनको काफी जगह से उन्हें मदद सहायता मिल रही है, इसलिए ये सब आंदोलन चल रहा है। इन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं। एक सिटिंग ऑपरेशन जो जी न्यूज ने बनाया था किसान नेता के भाई का, वो दुनिया ने देखा है कि वो ही किसान की फसल एमएसपी से कम में बिकवाने को तैयार था कि हम उससे भी कम दिला देंगे। तो आप सोचिए किसान नेता क्या है। जी, की बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं अंकित जी? मुस्कान जी, ये बहुत आयरनिकल बात है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं तो भाई साहब जो बीजेपी से हैं, मैं उनसे उनको आगाह करना चाहूंगा कि आप एक नया बीज बो रहे हैं, एक राजनीति का नया बीज बोया जा रहा है इन किसानों बिल के अम्ब्रेला के नीचे। तो ये आगाह हो जाइए कि अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो एक नया नेता, एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी बहुत जल्दी। और क्योंकि जो कानून बिल बनाया गया, मैं इस बात से सहमति रखता हूं, मैं मानता हूं पूरा तीनों कानून बिल, कृषि बिल काला कानून है, मैं मानता हूं इस बात को। बिल्कुल। बट कोई बिल के अंदर 10 स्टेटमेंट है कि 10 के 10 गलत होंगे, ये नहीं मान सकता मैं। किसानों से मेरा अनुरोध है, भाइयों से अनुरोध है कि अगर 10 के 10 स्टेटमेंट्स में उन्हें आपत्ति है तो एक एक बिंदु को बैठ के डिस्कस करें। अमेंडमेंट शब्द का मतलब ये होता है कि इम्प्रोवाइजेशन होना। कुछ गलत है तो उसको सही किया जा सकता है, बट कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आप एक नया पेपर लेके बैठिए, एक एक बिंदुओं पे बात करिए। सरकार विद ओपन ईयर्स, विद ओपन आर्म्स रेडी है। बट अगर मैं मानता हूं और ये समझता हूं कि अगर आज बीजेपी ने इसका समाधान नहीं निकाला तो लोकसभा चुनाव में आपको किसान नेता दिखाई देंगे। ये बीज आपका बोया हुआ है। जी, मैं लौटूंगी कैप्टन साहब आपके पास। जी अंकित जी, मैं लौटूंगी कैप्टन साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। किसानों के मुद्दे पर इतनी बात हो रही है, मैंने पहली बार देखा है किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस इस तरीके से शांत बैठी है। मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो साख आज दांव पर लगी है और तमाम दिग्गजों की साख आज दांव पर है। देखना होगा कि कौन आज बाजी मारता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों गेस्ट एक बार फिर से मौजूद हैं। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं उसी सवाल को दोहराऊंगी आपके लिए कि किसानों के मुद्दे पर इतनी देर से बात हो रही है, खुद कैप्टन साहब बोल रहे हैं, अंकित जी बोल रहे हैं, लेकिन आप बड़े शांत बैठे हैं। आज कारण क्या है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को मैंने इतना शांत कभी नहीं देखा। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज बहुत शांति से डिबेट हो रही है, तो लग भी नहीं रहा है कि आज डिबेट हो रही है, आज वाकई चर्चा लग रही है। कैप्टन साहब, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें। ये हमारे जो एक्सपर्ट जी बैठे हैं बहुत अच्छी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छे विचार है उनके, मैं उनको बिल्कुल सराहना करूंगा। मैं मुस्कान जी ये कहना चाहूंगा कि किसानों से हमने बात करने के लिए कभी मना नहीं किया है। हरदम उन्हें बुलाया है, उनको बड़ा सत्सम्मान बुलाया है और उनके साथ बैठ के चर्चा करी है। मगर किसानों की समस्या ये है कि उन किसान वाली बात वो लेके ही नहीं आते। उनके साथ जो पीछे जुड़े हुए लोग हैं वो उनके हिसाब से चलते हैं। जिस दिन वो किसान की सोच करके चलने लगेंगे ना, बात उसी दिन खत्म हो जाएगी, उसी दिन डिसीजन निकल जाएगा। मगर ये अब किसान नेता बन के बैठे, उनको ये इस पे विचार करना पड़ेगा कि आप किसान के साथ हैं या वो उन लोगों के साथ हैं जिनके इशारे पे ये आंदोलन चला है अभी तक जो चल रहा है। आप मुस्कान जी बताइए, इस आंदोलन को आप किसान आंदोलन कह सकते हैं जहां मर्डर हो रहा हो, सरेआम एक व्यक्ति को जो है ना काट दिया जाता है, उसको उल्टा टांग दिया जाता है। एक महिला जो वहां अपना प्रोटेक्ट में अपना सहयोग देने आती है, उसके साथ वहां बलात्कार हो जाता है। एक जो है ना मजदूर वहां से निकलता है रेडी लेके, अगर उससे कोई सामान मांगा जाता है वो नहीं देता है तो उसको पीट के अधमरा कर दिया जाता है। तो क्या इनको किसान हम कहेंगे?
इनको देखिए, किसान हम कह कैप्टन सकते हैं। साहब, मेरा इस तो पर मुस्कान जी, सिर्फ मेरा तर्क है कहना कि यही इसमें है शरारती तत्व कि भी होते हैं। जिस हम दिन किसान इन चीजों के लिए पूरे आंदोलन को अपवित्र नहीं कह सकते। शरारती तत्व नाम की भी कोई चीज होती है, हो नहीं, सकता है वो बीच में मुस्कान हो, जी, मैं लेकिन नहीं कैप्टन मुस्कान साहब, जी, मैं देखिए वही कह अभी भी अगर जो नतीजे आ जा रहे हैं वो भी इसी फैक्टर पर काम कर रहे हैं। जहां पर किसानों का विरोध है वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है, और जहां पर राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां पर बीजेपी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आगे चल रही है। चाहे आप राजस्थान की बात ले लीजिए, चाहे आप इलाहाबाद की बात ले लीजिए, दोनों में ही बीजेपी पीछे है और दोनों में ही किसानों का पूर्ण रूप से विरोध है। मुस्कान जी, मैं आपको बता रहा हूं कि किसान के साथ में शुरू से हूं और आज भी हूं, और आज भी बात करने के लिए तैयार है, हमारे साथ बैठे, हम बिल्कुल इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। मगर ये चीज कहना गलत है कि कानून को वापस लिया जाए। जो कानून संविधान के तहत बनता है, दोनों सदनों से पास होता है, माननीय राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब कानून बन के तैयार होता है। और उस कानून को चंद लोग कहते हैं कि ये कानून गलत है, तो ये मानने योग्य बात नहीं है। पूरा देश नहीं कह रहा है कि ये कानून गलत है, चंद लोग कह रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पंजाब से, और पंजाब से कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी, मगर इसमें फिर राजनीति बीच में आ गई। कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन इसमें ढूंढने लग गए, इसमें खर्चा भी देने लगे, फिर इसमें विदेशी ताकतें भी जुड़ गई। जिस तरह से आपने देखा होगा, मियां खलीफा, ग्रेटा थम्बा, कितने कितने इस बीच में आए, जो एक एक ट्वीट करने का 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लेते हैं। तो इस तरह के लोग जब इस आंदोलन में शामिल हो गए, तो फिर ये किसान आंदोलन नहीं रहा। शुरू में इसमें अच्छे लोग थे, ये भी सत्यता है, और किसान भी जुड़े थे, मगर 26 जनवरी की उस दुर्घटना से जिस तरह से किसानों ने तांडव किया, हमारे लाल किला की मर्यादा को तार तार किया, इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, तो उस टाइम से अच्छे किसान थे, जो किसान हित की बात करके आए थे, वो सब इससे मुंह मोड़ के वापस चले गए। अब अगर वहां कोई बैठे हैं, तो आप देख ही रही हो कि स्थिति वहां की क्या हो रही है, कि वहां डेली वहां तलवारें चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। अब वहां किसान की बात छोड़ के बाकी सब कुछ हो रहा है। और मुजफ्फरनगर में आपने देखा ही कि राकेश टिकैत ने जो सभा करी थी, वहां किसान की एक बात नहीं हुई है। एक बात सिर्फ वहां हुई कि मोदी को भगाना है, योगी को भगाना है, बीजेपी को हराना है और अल्लाहू। तो इसमें किसान की बात कहाँ आई? किसान की बात कहीं आई नहीं। तो इससे जाहिर हो जाता है कि अब किसान की बात नहीं बची है। अब वहां सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, जिसके लिए बहुत मोटी फंडिंग आ रही है और इन लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है कैप्टन साहब, इसलिए मैं कहूंगा कि किसान की बात कोई कर नहीं रहा है। किसान की बात करे तो कल ही इसका निर्णय हो जाएगा। ठीक है कैप्टन साहब, वक्त और इजाजत नहीं देता। मैं अंकित जी आपके पास आऊंगी मात्र कुछ समय में। आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मुद्दे पर। आज एक बार फिर से वही सवाल, तीसरे राउंड की काउंटिंग भी कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है, किस तरीके से आपकी पार्टियों को आगे देखते हैं? मेरा तो सभी पार्टियों को, सभी कैंडिडेट को जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि जो अपने मतों से जीतकर समाज की सेवा करने के लिए तत्पर और निर्भर है। बस जाते जाते मैं कैप्टन साहब से एक बात रखना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ये वहां तक ये बात पहुंचाए। देखिए, किसी देश की गरिमा उसके कानून से होती है। अगर कानून का पालन नहीं होता तो उसका उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। या तो वहां किसान बैठे हैं या तो वहां किसान नहीं बैठे। बिल्कुल, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए थी। अगर वहां बैठे हैं और कानून है और उसका उल्लंघन हो रहा है तो वो भी सही नहीं है। बिल्कुल। या कानून है, वहां किसान बैठे और उन्हें समझाया नहीं गया तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि चंद लोगों के जो उस किसान की रैलियों को लीड कर रहे हैं वो तो आराम पस्त है, और जो अपना घर बार छोड़कर इन्फ्लुएंस होके वहां बैठे हुए हैं, उनके परिवार के साथ और उनके परिवार का नुकसान भी हो रहा है। वो एक गरीब किसान और गरीब होता चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आंदोलन से आमदनी नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये वाजिब बात है। देखिए, हर धर्मिता को छोड़कर किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, तो क्यों ना आप ही पहल कर लीजिए कैप्टन साहब। अगर आप ही पहल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए कैप्टन साहब, मैं नहीं मानता।
बिल्कुल अगर पहल सरकार चाहेगी पहल करनी तो बहुत वो जरूरी है। समाधान निकाल सकती है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत और शुक्रिया निकालना आप दोनों बहुत का। जरूरी है। तो आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ होगी कि दांव पर जो साख दिग्गजों की लगी हुई है, कौन यहाँ पर बाजी मारेगा और किसकी दिवाली जो है वो खुशहाल होने वाली है। शाम तक इसी पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।